भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह अरावली की पहाड़ियों में घिरा भानगढ़ का किला कई सदियों से चुपचाप अपनी कहानियां दीवारों में कैद किए बैठा था। बरसों से गांव वाले किले के खंडरों के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन एक रात आंधी में गांव के सबसे बूढ़े पुजारी की पुरानी कोठरी में छुपी एक मिट्टी की संदूक अचानक खुल गई। संदूक के अंदर मिली एक सड़ी गली किताब, इतिहासकार रघुवीर सिंह की निजी डायरी। कहा जाता था कि रघुवीर सिंह ने अपनी जिंदगी भानगढ़ के रहस्य खोजने में गंवा दी थी, लेकिन उसका लिखा कोई नहीं ढूंढ पाया था। अब उसके शब्दों ने अंधेरे में फिर से सांस लेना शुरू किया। डायरी के पन्ने पुराने खून के दाग से जले हुए लगते थे। पहले कुछ पन्नों पर भानगढ़ के किले की आम कहानियां थीं। तांत्रिक सिंघिया, राजकुमारी रत्नावती, वही पुरानी लोक कथाएं। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे जाते, एक नाम बार बार उभरता। फैरोज। रघुवीर सिंह ने लिखा था, भानगढ़ की दीवारें सिर्फ भारतीय आत्माओं को नहीं, बल्कि एक मिस्र का श्राप भी अपने भीतर छुपाए हैं। सिंघिया दरअसल उस पुजारियों के गुप्त कुल से था जो फैरोज के मकबरों की रक्षा करते थे। आखिरी पेज सबसे डरावना था। उस पर एक फेडेड चारकोल ड्राइंग, किले के नक्शे के नीचे सुरंग जैसा रास्ता बना था जो मुख्य दरबार के नीचे कहीं गहरे उतरता था। नक्शे के कोने में सिंघिया की हस्ताक्षर जैसी आकृति और खून से लिखा एक वाक्य, जहां नक्शा खत्म होता है वहां मौत जागती है। डायरी अब गांव के कुछ नौजवानों के हाथ लग चुकी थी। बारिश की रात वो सब लालटेन की धुंधली रोशनी में उस नक्शे को घूर रहे थे। उनमें से किसी ने हौले से कहा, अगर ये सच है तो भानगढ़ कभी सिर्फ खंडर नहीं था, ये किसी और सभ्यता की कैदगाह है। उस खंडर ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी थी। रहस्य की दस्तक अब सुनाई देने लगी थी और किला जाग रहा था। डायरी की खबर गांव में आग की तरह फैल गई थी। किले के आसपास के लोग जो अब तक सिर्फ कहानियां सुनते आए थे, वो अब रातों को डरने लगे। लेकिन डर के बीच किसी को नहीं पता था कि भानगढ़ का शाप धीरे धीरे एक मासूम पर छाया बनकर मंडरा रहा है। गांव के एक सिरे पर रहती थी गौरी, सिर्फ 19 साल की। एक रात गौरी ने अपनी मां से कहा, अम्मा, मैं कौन हूं? मैं वही राजकुमारी हूं ना, रत्नावती? मां ने उसकी बात हंसकर टाल दी, लेकिन गांव वालों के कान खड़े हो गए। गौरी दिन ब दिन बेचैन रहने लगी। उसे लगता कोई उसे पुकार रहा है, बार बार उसी खंडर की तरफ खींच रहा है। गांव के कुछ बूढ़े तो फुसफुसाने लगे, रत्नावती लौट आई है अपने अधूरे शाप को पूरा करने। एक तूफानी रात, जब पूरा गांव घरों में बंद था, गौरी अचानक गायब हो गई। सुबह गांव वालों ने उसे भानगढ़ किले की टूटी दीवार के पास पड़ा पाया, मिट्टी में लथपथ, होश खोए हुए। उसके हाथों में जले हुए पत्ते थे, वही पत्ते जिन पर डायरी के नक्शे की स्याही फैली हुई थी। किसी ने उसकी आंखों में झांका तो देखा उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और की थी, मुझे वापस भीतर बुलाओ। भानगढ़ अब सिर्फ किले की कहानी नहीं रह गई थी, अब उसमें एक लड़की का पुनर्जन्म बन गया था और उसका सपना हकीकत में बदलने वाला था। गांव के लोग अब तक सिर्फ सिंघिया को एक क्रूर तांत्रिक के रूप में जानते थे, जिसने राजकुमारी रत्नावती पर शाप लगाया था। लेकिन जैसे जैसे इतिहासकार रघुवीर की डायरी के पन्ने खुलते गए, सामने आया कि सिंघिया की कहानी उससे कहीं बड़ी और खतरनाक थी। डायरी के एक पन्ने पर एक पुराना, धुंधला हुआ चित्र था, सिंघिया का एक अजीब से ताबीज के साथ। ये ताबीज कोई आम पेंडेंट नहीं था। उसकी नक्काशी मिस्री फारसी हीरोग्लिफ्स से भरी थी, जो साफ बताती थी कि ये वस्तु मिस्र के प्राचीन फेरोज से जुड़ी थी। रघुवीर ने लिखा था, सिंघिया सिर्फ भानगढ़ का तांत्रिक नहीं, बल्कि मिस्र के फेरोज के एक गुप्त पुजारियों की वंशावली था। उसने उस प्राचीन साम्राज्य के रहस्यमय ताबीज को चुराकर
भारत ले आया और उसी ताबीज ने भानगढ़ को शापित कर दिया। गांव के इतिहासकार ने यह भी बताया कि ये ताबीज न केवल शक्ति का स्रोत था, बल्कि आत्माओं को बांधने वाला एक द्वार भी था। रहस्यमय ताबीज को लेकर डायरी में एक और चेतावनी लिखी थी। जो भी इसे छुएगा, उसे फेरोज के शाप का भागी बनना पड़ेगा। सिंगिया का रहस्य अब एक गुप्त दंश बनकर सभी के लिए छाया था, और उसका असली मकसद अब भी अनसुलझा था। डायरी के नक्शे ने गांव के कुछ जिज्ञासु युवाओं को एक खतरनाक सफर पर ला खड़ा किया। वे थे अर्जुन, वीर और संजय, तीन दोस्त जो किले के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार थे। एक रात बादलों के घिरने और दूर कहीं गरजती बिजली के बीच वे लालटेन लिए किले के पुराने दरवाजे से अंदर घुसे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा और मिट्टी की गंध ने उनकी हिम्मत आजमाई। नक्शे के संकेत पर वे खंडहर के एक सिरे तक पहुंचे, जहां दीवार पर धुंधले निशान दिख रहे थे, मानो किसी ने वहां एक दरवाजा दबा दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मिट्टी और पत्थरों को हटाना शुरू किया, और अचानक एक गुप्त सुरंग का दरवाजा सामने आ गया। उस पर उकेरे हुए मिस्री प्रतीक और अजीब सी लकीरें उन्हें और भी घबराने पर मजबूर कर रही थीं। जब वे दरवाजे को खोलने लगे, तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी चीख हो या गुमशुदा आत्मा की कराह। यहां मत आओ। आवाज इतनी तेज और गूंजती थी कि तीनों के पैर ठिठक गए। फिर भी जिज्ञासा हावी हुई। अर्जुन ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर अंधेरे सुरंग में कदम रखा। सुरंग के भीतर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, और हवा में ऐसा घनत्व था मानो किसी ने वहां सालों से सांस नहीं ली हो। अचानक ध्वस्त दीवारों के पीछे से एक धीमी, बुरी तरह से कश्ती हुई आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी के कदम चल रहे हों। वीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। तीनों ने घबराकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। संजय की चिल्लाहट गूंज उठी, पर जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। अगली सुबह गांव में एक खबर फैली। संजय गायब था। गौरी के सपने अब बस सामान्य सपने नहीं रहे, वे उसके लिए एक दूसरे संसार के दरवाजे थे। एक ऐसा संसार जहां प्राचीन फेरोज के पुजारी उसकी आत्मा से बातें करते थे। हर रात चांदनी की ठंडी रोशनी में गौरी खुद को एक हर बार जब गौरी जागती तो उसके शरीर में एक अजीब सी थकान और बेचैनी होती। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अनजानी जिम्मेदारी भी जाग रही थी। वो समझ गई थी कि ताबीज को मुक्त करना उसकी ही तकदीर है, लेकिन क्या उसके भीतर वो हिम्मत है? गांव के लोग अब उस पर शक करने लगे थे। वो लड़की जो भानगढ़ के किले के पास बेसुध मिली थी, क्या वो अब ताबीज की अगुवाई कर रही है? क्या वो उस शाप की कड़ी है? गौरी खुद को फंसा हुआ महसूस करती, जैसे वो इस रहस्य की जंजीरों में बंद थी। वो डरती थी, पर अंतर मन में वो जानती थी, उसकी नींदों की हसरतें, उसकी बेचैनी, सब एक बड़े किस्से की शुरुआत थी। क्या गौरी उस जीवित श्राप को तोड़ पाएगी, या फिर वो भी ताबीज की अगली बंदी बन जाएगी? भानगढ़ के खंडरों से लौटे वे तीनों युवा, अर्जुन, वीर और संजय, जिनमें से संजय अचानक गायब हो गया था। उस घटना के बाद गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। रात के सन्नाटे में अब लोगों को ऐसा लगता जैसे उनके पीछे कोई देख रहा हो, कोई उनकी परछाई उनके कदमों का इंतजार कर रही हो। रात के अंधेरे में गांव के गलियारों में रहस्यमयी परछाइयां मड़ी हुई घूमने लगी। ये परछाइयां उस ताबीज की बंदिश में फंसी आत्माओं की थीं, जो अब मुक्त होने के लिए ताबीज की तलाश में थीं। गांव के बुजुर्ग, जो कभी बस कहानियां सुनाते थे, अब डर के मारे फुसफुसाने लगे। जो भी ताबीज को छूने की हिम्मत करता है,
वो उसकी परछाई बन जाती है। ये आत्माएं ताबीज की पहरेदार हैं और वे किसी भी कीमत पर उसे वापस लेने नहीं देंगी। गौरी पर भी शक बढ़ने लगा था। कई लोग उसे दोषी मानने लगे। कहते, गौरी ने उस श्राप को छुआ है, इसलिए ये काला साया हमारे ऊपर छाया है। गौरी के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन गांव वालों का डर और विश्वास उसके चारों ओर एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा था। रात होते ही गांव के बच्चे भी डर के मारे घरों में छुप जाते और कई बार हवाओं के साथ सुनाई देती उन फुसफुसाती आवाजों ने सबका दिल दहलाया। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरि एक सभा बुलाई और कहा, हम इस श्राप के आगे झुक नहीं सकते। हमें ताबीज का पता लगाकर उसे सुरक्षित बाहर निकालना होगा। तभी भानगढ़ का किला और हमारा गांव दोनों मुक्त होंगे। लेकिन क्या सच में ये आत्माएं सिर्फ ताबीज की पहर? सुरंग के आखिरी हिस्से में वे एक विशाल पत्थर का दरवाजा पहुंचे। ये दरवाजा काले ग्रेनाइट से बना था, जिसके ऊपर फेरोज के चिन्ह और रहस्यमय हायरोग्लिफ खुदे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये दरवाजा सदियों से किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। इतिहासकार रघुवीर की डायरी में एक पन्ना था, जहां लिखा था, जहां दरवाजा खुलेगा वहां श्राप जागेगा, सावधान रहो। जो इसे खोलेगा वह सिर्फ किले का रहस्य नहीं, अपनी आत्मा भी खो सकता है। तीनों युवकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा छुआ और अचानक दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुलने लगा। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और साथ ही एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी ने बहुत गहरी नींद से जागते हुए फुसफुसाया हो। सुरंग के बाहर से गांव के लोग दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर भय और उम्मीद दोनों थे। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही अंदर से एक भयानक अंधकार और साए बाहर निकले और एक सूनी खामोशी से माहौल भर गया। क्या यह दरवाजा भानगढ़ के पुराने रहस्यों का अंतिम पर्दा उठाएगा, या यह वही द्वार है जहां से काले जादू और आत्माएं बाहर आनी शुरू होंगी? दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था और जैसे ही वो खुला, किले के भीतर एक ठंडी तेज हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ। दीवारों पर लटकती मशालें बुझ गईं और हर कोना अंधेरे साए से भर गया। गांव के लोग जो दूर से ये सब देख रहे थे, भयभीत होकर पीछे हट गए। गौरी, जो अब पूरी तरह से ताबीज के प्रभाव में थी, अचानक दरवाजे के अंदर एक चमकती हुई वस्तु की ओर खींची चली गई। उसकी सांस तेज हो रही थी और आंखों में एक अनजानी शक्ति जाग रही थी। वो बेहोशी की सीमा पर थी जब अचानक उसने ताबीज को छू लिया। जैसे ही उसके हाथ ताबीज से लगे, किले के भीतर से आवाजें गूंजने लगीं। हजारों आत्माओं की आवाजें, जो किसी कैद से मुक्त होने की पुकार कर रही थीं। तूफान की आवाज के बीच दीवारों से सफेद परछाइयां बाहर निकलने लगीं। वे आत्माएं जो सदियों से उस किले में कैद थीं, वे मुक्त होने को तैयार थीं और उनकी चेतावनी गांव के हर कोने तक गूंजने लगी। हम आजाद हैं, श्राप टूट चुका है। गांव के लोग घबराकर भागे। कुछ ने तो अपने घर छोड़ दिए, जबकि कुछ ने प्रार्थना में अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन किले में उसने महसूस किया कि तावीज को मुक्त करने का अर्थ था किसी की आत्मा को वहां छोड़ना, एक ऐसा बलिदान जो केवल वो कर सकती थी। लेकिन क्या उसकी हिम्मत थी अपने जीवन का यह हिस्सा त्यागने की? तभी किले की हवाओं में एक ठंडी आवाज गूंजने लगी, सिंघिया का भूत, जो अभी भी उस ताबीज की रक्षा के लिए किले में भटक रहा था। उसने गौरी को चेतावनी दी, मत करना ऐसा, क्योंकि ये बलिदान तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारी पीढ़ी के लिए मौत का द्वार खोल देगा। गौरी के मन में द्वंद्व छिड़ गया। क्या वो अपने और गांव के लोगों के भविष्य के लिए खुद को कुर्बान करेगी, या सिंघिया की भटकती आत्मा की बातें मानकर पीछे हट जाएगी? रात्रि की गहराई में उसने ताबीज को पकड़कर एक अंतिम फैसला लिया, अपने दिल की आवाज और अपने पूर्व जन्म की जिम्मेदारी को समझते हुए। इस बलिदान ने न केवल किले का शाप तोड़ा, बल्कि गौरी को एक नायिका के रूप में स्थापित किया, जिसने भानगढ़ के इतिहास में
अपनी अमिट छाप छोड़ी। लेकिन क्या उसका बलिदान सचमुच सफल होगा, या कहीं गहराई में अभी भी काले साए मंडरा रहे हैं? रात का अंधेरा किले के ऊपर घना छा चुका था। दरवाजा, जिसे खोलने की हिम्मत कुछ ही लोगों में थी, अब पूरी तरह खुल चुका था, और उस दरवाजे के पार जो इंतजार कर रहा था, वो किस